जय हिंद साथियों, कर्मभूमि क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में चर्चा किए थे। इस वीडियो में हम सृजनात्मकता के बारे में चर्चा करेंगे, क्रिएटिविटी के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपके सिलेबस में अगला टॉपिक है। और सृजनात्मकता से हर बार टेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा में हर बार सृजनात्मकता से एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। तो इसकी इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे, जानेंगे। सृजनात्मकता, जिसे हम क्रिएटिविटी भी कहते हैं, सृजनात्मकता का मतलब होता है इसमें मौलिकता होती है, नवीनता होती है, रचनात्मकता होती है। अब इसको हम जानते हैं। कोई भी रचनात्मक कार्य जो करता है, सृजनात्मक बालक जो होता है, उसमें मौलिकता पाई जाती है। और कोई भी कार्य करता है वो नवीन, जो सृजनात्मकता का मतलब होता है वो नया चीज होना चाहिए, नवीन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नवीन होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए। आगे इसके बारे में जो मनोवैज्ञानिकों के विचार है उसको हम जानेंगे। तो जेम्स ड्रेवर बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने क्या कहा है कि सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में अनिवार्य रूप से होती है। क्या होती है? सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में अनिवार्य रूप से होती है। अगले मनोवैज्ञानिक हैं क्रो एंड क्रो। इन्होंने क्या कहा है? सृजनात्मकता मौलिकता के परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया? मानसिक प्रक्रिया। तो इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, मनोवैज्ञानिकों के कथन को ध्यान में रखते हुए सृजनात्मकता के तत्व के बारे में जानेंगे। इसके कौन कौन से तत्व होते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो धारा प्रवाहता, मान लीजिए किसी भी टॉपिक पे यदि बच्चा धारा प्रवाह तरीके से बोल रहा है तो ये हम कह सकते हैं कि बच्चे के अंदर सृजनात्मकता है, नवीनता है, मौलिकता है, रचनात्मकता है, आदि आदि। विविधता, उसके अंदर विविधता, किसी एक टॉपिक को लेकर के विविध विचार यदि प्रस्तुत कर रहा है तो विविधता उसे कहते हैं। मौलिकता यानी उपयोगिता, सार्वभौमिकता आदि। नवीनता का मतलब जो नवीन, अलग ढंग से नवीन रचना, क्रिएटिव रचना, उसको हम कहते हैं नवीनता। वर्णन करने या व्याख्या करने की क्षमता, यदि उसमें तीव्र है, कई बिंदुओं, एक बिंदुओं को लेकर के कई तरीके से यदि वर्णन कर रहा है, व्याख्या कर रहा है, तो वो बच्चा सृजनात्मक बालक कहलाता है। पुनः परिभाषीकरण, किसी एक बिंदु के बारे में, किसी एक टॉपिक के बारे में बार बार परिभाषीकरण यदि हो रहा है, लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग तरीके से, अलग क्रिएटिव तरीके से, रचनात्मक तरीके से बता रहा है, तो उसे हम पुनः परिभाषीकरण, किसी दूसरे अर्थों में, यानी हर बार वही अलग अलग अर्थों में बताता है, तो हम उसे रचनात्मक बालक कहेंगे। रचनात्मक बालक के अंदर संवेदनशीलता और लचीलापन होता है। क्या होता है? संवेदनशीलता और लचीलापन। तो इस तरीके से आपका एक टेट में क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है कि निम्न में कौन सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? परीक्षा देते समय आप नहीं को जरूर देखेंगे। क्वेश्चन में हमेशा एक नहीं छुपा होता है। सही वाला तो कम पूछता है, लेकिन नहीं वाला इस समय टेट में ज्यादा पूछ रहा है। तो इसको नहीं को देखते हुए तुरंत आप गोला कर देंगे और उसके बाद क्वेश्चन को पुनः पढ़ेंगे। तो फिर हम पढ़ते हैं, निम्न में कौन सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मौलिकता है, ऑप्शन बी नवीनता है, ऑप्शन सी रचनात्मकता है, ऑप्शन डी पुनर्बलीकरण है। तो इसको आप कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि ऊपर हमने इस बात की चर्चा की है। वैसे पुनर्बलन इसमें सही है। सृजनात्मकता की प्रकृति, तो सृजनात्मकता जो होती है यह जन्मजात भी होती है और अर्जित भी होती है। तो इसको जानते हैं। अर्जित मतलब जो वातावरण से प्राप्त किया गया हो, अर्जित किया गया हो, बाद में लिया गया हो, उसे अर्जित कहते हैं। और जन्मजात का मतलब जो हमें वंशानुक्रम, यानी माता पिता से जो अपने पीढ़ियों से, अपने बुजुर्गों से प्राप्त हुए हों, उसे जन्मजात कहते हैं। इसे वंशानुक्रम सबसे सही रहेगा कि जन्मजात का मतलब वंशानुक्रम से जो हमें प्राप्त हुए हों। अब सृजनात्मक होने का मतलब ये है कि बुद्धि का
सामान्य स्तर, हालांकि हमेशा नहीं सामान्य स्तर, सामान्य स्तर 90 होता है बुद्धि लब्धि का, लेकिन ये हमेशा नहीं। सामान्य स्तर से ऊपर भी, मतलब कहने का मतलब ये है कि सामान्य बुद्धि लब्धि स्तर का बालक भी क्रिएटिव हो सकता है, सृजनात्मक हो सकता है, मौलिकता उसके अंदर हो सकती है। लेकिन हमेशा प्रायः यह देखा गया कि सृजनात्मक बालक जो होता है उसकी बुद्धि लब्धि सामान्य से ऊपर होती है, यानी 100, 110, 120, 130, 140 इस तरह से होती है। कहने का मतलब ये है कि बुद्धि का सामान्य स्तर होना चाहिए या होना आवश्यक होता है। कई बार इससे ऊपर भी होता है, यानी कहने का मतलब ये है कि सामान्य बुद्धि लब्धि स्तर का भी बालक भी सृजनशील हो सकता है। तो हमने इसको एक डायग्राम से समझाने की कोशिश किया है कि जो सामान्य बुद्धि लब्धि स्तर का बालक होता है उसके बाद, यानी जो उससे ज्यादा के बुद्धि लब्धि के बालक होते हैं वो क्या होते हैं, सृजनशील होते हैं। अब इन सृजनशील बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है उसके बारे में जानते हैं। बुद्धि, तो बुद्धि जो होती है वो धनात्मक यानी सकारात्मक होती है। जिन बालकों की बुद्धि धनात्मक यानी सकारात्मक होती है वो सदैव देखे गए हैं सृजनात्मक होते हैं, सृजनशील होते हैं, रचनात्मक कार्यों में रुचि लेते हैं। और कभी कभी यह भी देखा गया है कि जो नकारात्मक बालक होता है, यानी जो सृजनात्मक बालक होता है उसके अंदर नकारात्मकता भी आ जाती है। इसके बाद सृजनात्मकता में ही पॉइंट है अपसारी और अभिसारी। हम इसको समझते हैं। अपसारी जो होता है वो मान लीजिए आपके इस तरीके से बिंदु हैं, डायग्राम से हमने समझने की कोशिश की है। तो यह जो इसका क्रिएटिव बच्चा है, यानी अपसारी में जो होगा वो इसकी बुद्धि चारों तरफ फैलेगी, यानी इससे अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो अभिसारी होगा वह सभी तरीके से आकर के बुद्धि जो है, बुद्धि का जो डायग्राम है वह इकट्ठा होकर के आगे चलेगा, यानी क्लोज आंसर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे बताता है वो। जैसे मान लीजिए जो अपसारी बालक होता है उससे पूछा जाएगा प्रयागराज के बारे में आप क्या जानते हैं। तो प्रयागराज के बारे में बताने के लिए वह हर बार अलग अलग बिंदुओं से बताएगा कि प्रयागराज में एक गंगा यमुना का संगम है, तीर्थराज प्रयाग है, वहाँ जो है हर 12वें वर्ष कुंभ लगता है। तो इस तरीके से वो अलग अलग क्वेश्चन वहाँ जो है तमाम कार्यालयों के मुख्यालय हैं आदि आदि उत्तर जो है बताएगा। लेकिन अगर यह सारी बालक से यह पूछ दिया जाता है कि यूपी की राजधानी कहाँ है, तो हर बार बच्चा अलग उत्तर नहीं दे सकता, हर बार उसे लखनऊ ही बताना होगा। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है, तो वो हर बार जो है यही बताएगा ना, बताने के लिए बाध्य होगा राजधानी जयपुर है, इस तरीके से। और अगला पॉइंट है, इसमें लिंग भेद नहीं होते हैं कि बालकों में जो है सृजनात्मकता अधिक होती है, बालिका में कम होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सृजनात्मकता सार्वभौमिक होती है। सार्वभौमिक का मतलब ये होता है संसार के सभी व्यक्तियों में, सार्वभौमिक का मतलब ये होता है कि संसार के सभी व्यक्तियों में सृजनात्मकता पाई जा सकती है। आइए सृजनात्मकता के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में जानते हैं। सृजनात्मकता के प्रमुख सिद्धांत, तो सबसे पहले प्राचीन सिद्धांत, एक बहुत ही पुराना सिद्धांत है जिसमें लोग यह मानते थे कि सृजनात्मकता ईश्वर द्वारा प्राप्त है। जो आज के वैज्ञानिक युग में यह सिद्धांत मान्य ही नहीं है। मनोवैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को खारिज कर दिया है कि ईश्वर द्वारा कोई सिद्धांत प्राप्त है। अगला है सृजनात्मकता का जन्मजात सिद्धांत। जन्मजात सिद्धांत का मतलब यह है कि वह सृजनात्मकता जो हमें वंशानुक्रम से प्राप्त हुआ हो, वंशानुक्रम यानी माता पिता से प्राप्त हुआ हो। अगला है सृजनात्मकता का वातावरण जन्य सिद्धांत। वातावरण जन्य सिद्धांत का मतलब ये होता है कि बच्चा जिस वातावरण में रहेगा उसी हिसाब से उसमें सृजनात्मकता आएगी। तो इसका बहुत ही बड़ा प्रभाव होता है कि बच्चा किस तरीके के वातावरण में रह रहा है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव
बच्चे के सृजनात्मकता पर पड़ता है। अगला है मस्तिष्क गोलार्ध का सिद्धांत, प्रमस्तिष्क गोलार्ध का सिद्धांत। इसको हम डायग्राम के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। तो और यह क्वेश्चन सी टेट में पूछा हुआ प्रश्न है, सी टेट में यह क्वेश्चन पूछा हुआ प्रश्न है प्रमस्तिष्क गोलार्ध के सिद्धांत के बारे में। क्या पूछा है? तो यह है मस्तिष्क गोलार्ध का सिद्धांत, प्रमस्तिष्क गोलार्ध का सिद्धांत। तो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क में एक होता है दायां गोलार्ध यानी दाहिना गोलार्ध और दूसरा होता है बायां गोलार्ध। जो दायां गोलार्ध है वह सृजनशीलता को दर्शाता है और जो बायां गोलार्ध है वह तार्किक ज्ञान यानी तर्क को दर्शाता है। अगला है स्वप्रेरणा का सिद्धांत। स्वप्रेरणा के सिद्धांत का मतलब ये होता है कि अपने आप उत्पन्न, स्वयं से उत्पन्न होने वाली प्रेरणा। अगला है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत यानी मनोविश्लेषण सिद्धांत। एक सिद्धांत, यह भी मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो सिगमंड फ्रायड। कौन है? सिगमंड फ्रायड। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बार बार यह पूछता है कि मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्रायड। कहीं भी आपके यूपी टेट के पेपर में कहीं भी यदि मनोविश्लेषण से संबंधित क्वेश्चन आता है तो उसमें सिगमंड फ्रायड ही सही होंगे। तो मनोविश्लेषण सिद्धांत। अब सिगमंड फ्रायड ने 3 तरीके के मन के बारे में चर्चा किया है। पहला है अचेतन मन, दूसरा अर्धचेतन मन, तीसरा है चेतन मन। तो व्यक्ति के अंदर सबसे ज्यादा अचेतन मन होता है, यह 90% होता है। कितना होता है? 90%। इसी के अंदर आपके संवेग पाए जाते हैं, भावना पाई जाती है, मूल प्रवृत्ति पाई जाती है, दमित इच्छा पाई जाती है। दमित इच्छा के बारे में आगे हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। अब अगली हेडिंग है सृजनशील बालकों की विशेषताएं। इसकी क्या विशेषताएं हैं, यानी सृजनशील बालकों के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं, कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सृजनशील बालक जो होते हैं यानी यह बालक आत्म विरोधी होते हैं। आत्म विरोधी होने का मतलब ये नहीं कि विरोधी होते हैं, आत्म विरोधी यानी अपने कार्य को और अच्छे तरीके से करना चाहते हैं। जो कार्य वो पहले कर चुके हैं, जब उसके बारे में एनालिसिस करते हैं, परीक्षण करते हैं, तो यह सोचते हैं कि इसको हम और ढंग से कर सकते थे, यानी त्रुटियों को सुधार सकते थे। सृजनशील बालक जो होते हैं वो कल्पनाशील होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, यानी जिस कार्य को वह ठान लेते हैं वह करके मानते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति से कार्य को करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सृजनशील बालक जो होते हैं वो साहसी होते हैं, परिश्रमी होते हैं, दूरदर्शी सोच के होते हैं। कौन से होते हैं? दूरदर्शी यानी आगे के बारे में सोच करके कार्य को करते हैं। तो ये रहा है आपका सृजनात्मकता। अगले वीडियो में हम आपसे नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। वीडियो कैसा लगा यह जरूर बताइए, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपना साथ बनाए रखें। धन्यवाद।